नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल। बच्चों, कल यानी 19 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले पूरे प्रेरणा परिवार की ओर से आपका संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उसका एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं खराब चला जाता है। जो काम आपको एग्ज़ाम के समय करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो काम आपको पहले से बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि हम जो आपके एक बोर्ड पर जो एक क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये 2025 में जो है ना मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और हम इसको एक प्रारूप बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल के एग्जाम में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और चूंकि आप देखते होंगे कि कल जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कम से कम 15 मिनट का जो समय है वो बच जाएगा। 3 घंटा बच्चे दिया जाता है आपको एग्जाम में प्रश्न लिखने के लिए, उत्तर करने के लिए, और 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ये जो दिशा निर्देश दिए गए इसको पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख करके इस 15 मिनट को बचा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कई ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसमें कि संस्कृत में अगर आप कम भी पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको बिहार बोर्ड में नंबर आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि संस्कृत सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ना है, और इसमें किसी तरह से ट्रिक लगा करके अगर नंबर आ जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेहतर है। तो ये वीडियो आप निश्चित रूप से देखिए, पूरा देखिए, और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में 10 से 15 नंबर संस्कृत में बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है और बाद में उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने में, उसका आंसर करने में गलती होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पहला है कि परीक्षार्थी ओएमआर यानी उत्तर पत्रक पर अपनी प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक नंबर लिखें। समझे? और ये चीज आपको ध्यान में रखना। जैसे कि मान लिया आपके पास जो ओएमआर आता है, आप उस ओएमआर पर क्या करना है कि जो भी आपका रोल नंबर है, रोल कोड है, उसको भी लिखना है। चूंकि आपको बता दें कि आपका जो ओएमआर होता है वो बिहार बोर्ड में ही जो संस्था बनाई गई है वहाँ पर वो कंप्यूटर से जांच होता है, और आपका जो कॉपी होता है ना उसको अलग अलग जिला में सेंटर बना करके भेजा जाता है जांच के लिए। तो आपको ओएमआर पर भी रोल नंबर लिखना है। तो यही लिखा ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपनी प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक लिखे। यानी आपको जो क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन के ऊपर में कुछ नंबर दिया जाता है, उस नंबर को आपको ओएमआर में भी लिखना है। ये मैचिंग के लिए कहा जाता है। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया बच्चों ये है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर लिखे। यानी आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर आपको क्या करना है, अपने शब्दों में करना है। मतलब अब जैसे ऐसा नहीं कि हम जैसे पढ़ाए या टीचर जैसे पढ़ाए या जो किताब में लिखा गया, ऐसा नहीं। आपको उत्तर करना है बालक अपने मन से। इसके बाद सब अगला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि दाहिनी ओर से हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक दृष्टित करते हैं। मतलब वहां पर अंक आपको दिया गया कि कौन से प्रश्न जो है कितने नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। अभी तुरंत हमने बताया कि 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में समय दिया गया बच्चों, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया गया। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो आपका दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ने के लिए क्या गया। अगर आपको प्रश्न के बारे में पहले से जानकारी होगा तो निश्चित रूप से आपका 15 मिनट बचेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कल निश्चित रूप से सीधे आप जाकर के एग्जाम में लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद 5वां नंबर इंस्ट्रक्शन है बालक कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में, यानी आपको जो एग्जाम देना है वो क्या है, 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब, खंड अ और खंड ब। फिर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन कर रहा कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। मतलब जो पार्ट 1 है, जो खंड अ है, उसमें बालक दिया गया 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, और आपको बता दें कि इस 100 में से 50 को ही बनाना है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ग्रामर थोड़ा मेरा वीक हो गया,
तो कोई बात नहीं बालक, अगर आप बुक पर पूरा कमांड किए तो ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा 50 में 50 नंबर आ जाएगा। और कुछ कुछ तो ग्रामर में जानकारी होगा तो उसके दम पर आप लोग उसको बना सकते हैं। तो खंड अ में आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, समझे। 50 प्रश्न क्या उत्तर आपको देना है और उसी को ओएमआर में जो है ना रंगना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर देंगे, और जिसके कारण आपको ओएमआर का जो है ना 50 नंबर देना। तो आपको इस बात का हमेशा बालक याद रखना है कि आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, किसमें, खंड अ में, और उस 100 में से आपको जवाब देना है कितना, तो आपको याद रखना उसमें आपको जवाब देना है मात्र 50%। इसमें से लगभग 65 मार्क्स जो है ना बालक ये बुक से रहेगा, और 35 नंबर जो है आपको व्याकरण रहेगा, मतलब 35 नंबर जो है आपको व्याकरण से पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बुक पर पूरा का पूरा कमांड है तो निश्चित रूप से आपको बनाना कितना है बालक, सिर्फ 50, तो आप 50 नंबर उसमें बना सकते हैं। और व्याकरण में भी आपको जो जो इजी लगे आप उसको बना लीजिए। तो कोशिश कीजिए, चूंकि संस्कृत पाठ का जो बुक वाला ऑब्जेक्टिव है ना बालक वो थोड़ा इजी है, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि बुक वाला पूरा का पूरा अगर 50 तक बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर जाकर के हम लोग व्याकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ओएमआर उत्तर पत्रकों में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से लिखें। यानी आपको रंगने के लिए भी एक ट्रिक होता है, खासकर आप वैसा कलम लीजिए जो कि जल्दी जल्दी ओएमआर रंगा है, ऐसा नहीं कि कलम घिस रहे ओएमआर रंग ही ना रहे। तो मेरे हिसाब से आप या तो राइटोमीटर कलम का उपयोग करिए ओएमआर रंगने के लिए, या तो एक लिंक ग्लेशियर आता है, इन दोनों पेन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। कहता है किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रयोग ना करें, अन्यथा परीक्षा का परिणाम अमान्य हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गलत रंग दिया, नाखून से खुरच दे रहे हैं या फिर व्हाइटनर लगा दे रहे, तो वो सब एकदम नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद आपका जो परीक्षा है वो अमान्य हो सकता है। इन सभी चीजों को हम लोग को निश्चित रूप से जो है ना बच्चों ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन दिया है कि खंड ब में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सॉरी विषयनिष्ठ प्रश्न है। क्या है, खंड ब यानी जो दूसरा पार्ट है जिसमें कि 50 नंबर का आपको रिटन एग्जाम देना है, उसमें क्या है, उसमें याद रखना कि 5 विषयनिष्ठ प्रश्न है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना एग्जाम के दौरान पूर्णतः वर्जित होता है। अगर आप मोबाइल फोन या कैलकुलेटर या कुछ भी लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेल्ड होने की जो संभावना है बच्चों वो बनी रहती है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो बहुत सारे बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन पता रहता है, लेकिन संस्कृत में नया नया चीज हम लोग बहुत कुछ सीखे कि हमको क्या करना है कि 50 प्रश्न बनाना है 100 में, जिसमें से कि पहले कोशिश कीजिए कि अगर बुक वाला मान यानी जो आपका गद्य भाग है जो कि आप कहानी के तौर पर ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसको बनाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहता है और उसमें गलत होने की संभावना कम होती है। अगर उससे बच जाए तो व्याकरण जाकर के बनाइए, लेकिन बालक 50 में 50 नंबर 100% लाइए, चूंकि संस्कृत में 50 में 50 आना काफी आम बात है। तो कहीं ना कहीं चूंकि अभी हम लोग एक तरफ से डिस्कशन नहीं करा सकते हैं, तो उसके बाद हमने आपको बताया कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ फिर अगर आप खंड अ का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा रहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प मारना है और इसका जो है आंसर कर लेना है। तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए 50 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लाए थे। क्योंकि आज डिस्कशन नहीं कराना है, सिर्फ आपको हमको क्वेश्चन समझाना है, तो सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका गद्य भाग कैसा होता है। तो चलिए हम लोग सीधा बढ़ते हैं गद्य भाग की ओर। बाद में जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम इसका डिस्कशन कर देंगे, और डिस्कशन करने के बाद जो भी इसका आंसर की होगा उसको हम लोग जारी करेंगे। तो हमने समझ गया कि खंड जो अ था उसमें लगभग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसमें से कि हमको जवाब देना था कितना, तो जवाब देना था मात्र 50% यानी 50 नंबर का। अब बच्चों अगर हम खंड ब की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलता है बालक 13 नंबर अपठित गद्यांश का। याद रखिएगा अपठित गद्यांश का। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर संस्कृत में आंसर देना है, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। बिल्कुल गलती नहीं होगा, आप आराम से इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम एक छोटा सा हम ट्रिक बता दे रहे हैं, इस ट्रिक का उपयोग करिए और निश्चित रूप से आपका गद्यांश जो है ना 13 में 13 नंबर आएगा। तो गद्यांश का बालक पैटर्न क्या होगा तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि
अब इसमें भी लंबा चौड़ा गद्यांश नहीं दिया गया, एकदम शॉर्ट गद्यांश दिया गया। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसका क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पढ़ करके हम लोगों को खोजना है इसका आंसर, किससे, गद्यांश से। तो बालक अगर आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है। आप पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें एक चीज और आपको समझने वाली बात है कि गद्यांश जो है कुल मिलाकर के पूछा जाता है 13 नंबर का, जिसमें से एक गद्यांश को बनाने में 7 नंबर मिलेगा और इसके अथवा वाले गद्यांश को अगर आप बनाते हैं तो उसके बदले में मिलेगा 6 नंबर। यानी एक गद्यांश को बनाने के लिए 7 नंबर और एक गद्यांश को बनाने के लिए मिलते हैं 6 नंबर। यानी कुल मिलाकर के 13 नंबर का बच्चों गद्यांश जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे अब गद्यांश कितना दिया रहता है, गद्यांश भी दिया रहेगा 4 और 4 गद्यांश में से बच्चों 2 गद्यांश को आपको छोड़ना है और 2 ही गद्यांश को बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अथवा लिखा हुआ, अथवा मतलब क्या, या तो इसका उत्तर दीजिए या ये आपको लग रहा है कि हार्ड है तो नीचे चले जाइए, नीचे आपको गद्यांश दिया गया उसका आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक गद्यांश ऊपर वाला ही प्रैक्टिस करवा देते हैं और आप कैसे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। मान लो कि आपको कुछ जानकारी नहीं, इससे पहले कभी गद्यांश नहीं पढ़े, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके गद्यांश को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पद में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तर का मतलब होता है कि पूरा क्वेश्चन का आपको एक वर्ड में उत्तर देना, एक शब्दों में ही उत्तर देना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा तीर्थनाम अभावम कस्यम प्रथमा बाधा अस्ति। मतलब इसका मतलब होता है कि शिक्षा के अभाव के कारण कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है जीवन में। तो आप देखिए कि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ लिए कि शिक्षा शिक्षार्थी नाम अभावम कस्या प्रथमा बाधा अस्ति, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग को दिमाग में रखना कि किस प्रकार का सवाल पूछा है। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग आते हैं तो आप देखेंगे कि सीधा सीधी इसका आंसर जो है ना आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए, कहता है संस्कृत शिक्षायाम, यानी संस्कृत शिक्षा के बिना प्रथमा बाधा तथापि यस्यम शिक्षार्थम प्राणम अभय वर्धते। यानी संस्कृत शिक्षा के बिना जो है क्या होता है कि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है शिक्षा के लिए। तो एक शब्द में ही बालक उत्तर देने के लिए कह रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षायाम। क्या हो जाएगा बालक, संस्कृत शिक्षायाम। तो यानी सीधे सीधी इस संस्कृत शिक्षायाम को लीजिए और इसको उठा करके कहाँ लेकर जाना है, इसको इसके आंसर में डाल दीजिए। चूंकि एक शब्द में आंसर कह रहा था बालक, तो सीधा सीधी जो है आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं संस्कृत शिक्षा नाम। तो हम लोग का पहला जो है वो आंसर हो गया, मतलब एक वर्ड में उत्तर देना। दूसरा कहता है कि शिक्षार्थी नाम अभावस्यम किस्यते, यानी शिक्षा के अभाव में क्या क्या हो सकता है। तो बालक इसका भी आंसर देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा होगा कि देखिए वहां पर क्या है, एक वर्ड मिलाइए। गद्यांश में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बालक एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहाँ का एक वर्ड मिलाइए। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर एक अभावस्यम मिल गया, एक वर्ड मिल गया। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए हमको चलना है सीधे गद्यांश में, और गद्यांश में भी खोजिए कहाँ है, तो यहाँ पर अभाव क्या है, आभास्यम है। तो इसका मतलब है कि इसी के इर्द गिर्द में हमारा आंसर छुपा हुआ। अब चूंकि यहाँ पर फिर पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या करे, संस्कृत शिक्षा क्षेत्रे वर्तमानस्य शिक्षा तीर्थनानम आभास्यम यदा कारणस भीयते, यानी लिखा है कि कई इसके कारण है, कई इसके क्या है, कारण है। तो यही कारणस भीयस को उठा करके हम लोग यहाँ पर एडिट कर देंगे, समझे बालक। यहाँ पर इसको उठा करके मैंने शिक्षा आभास्यम क्या कारण मतलब क्या है, इसका सही आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल रहा है और ये आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो एक वर्ड का आंसर है, इसको उठा करके वहां पर एडिट कर दी। तो इस तरह से हमारा बालक 2 नंबर मिल गया, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा 1 नंबर और 2 नंबर मिल गया। अब क्या है कि आपको ध्यान रखना, इसके लिए आपको एग्जाम में मिला 1 नंबर, इसके लिए भी मिला 1 नंबर, यानी 2 नंबर आप ले आए। अब इसके बाद 2 प्रश्न पूछेंगे 2 नंबर, और 2 नंबर भी ऐसा नहीं कि इसका लंबा चौड़ा उत्तर देना, एक लाइन में इसका उत्तर देना। और इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका कहता है कि पूर्ण रूपेण उत्तर देना, यानी पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना। तो फिर हम आपको बोले क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें से कोई एक वर्ड को याद रखिए जो कि वहां आपको गद्यांश में दिख जाए। तो यहाँ पर क्या है कि लोके शिक्षाया उद्देश्यम किम स्वीकृत्यम। अब इसके कोई भी एक वर्ड को आप वहां पर मिलाइए, कहता है लोके शिक्षायाम उद्देश्यम। तो अब यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो कहाँ पर है, शिक्षायाम उद्देश्यम, देखिए ये वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये वर्ड जो है पढ़िए, शिक्षायाम उद्देश्यमेव, ये वर्ड आपको यहाँ मिल गया बच्चों, ये ट्रिक है।
और इस वर्ड में ही देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर ये वाला वर्ड मिल रहा है, ये वाला वर्ड मिल रहा है ना, शिक्षायाम उद्देश्यम। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सीधा हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका ये वर्ड मिल गया वहां पर, और वो पूरा का पूरा जो आपका है यहाँ पर उस पूरे लाइन को उतार दीजिए, आपका 100% बालक सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका मिल गया क्या, ये आभास मिल गया। तो अब इसका खोजिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो शुरू यहाँ से हुआ, तो यहाँ से उठाइए और इस पूरे लाइन को जो है जहां पर कि खत्म ना हो वहां तक आप इसको लिख दीजिए, समझे ना। मतलब कहाँ तक, यहाँ तक निष्कर्ष यहाँ तक आप लोग इसको आराम से लिख दीजिए। आप आराम से इसको लिख दीजिए, तो एक वाक्य में ये सीधा सीधी इसका बालक आंसर हो जाएगा, और इसके लिए सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। तो कितना ईजी है, पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का एक भी वर्ड मिले और उस गद्यांश का वर्ड में मिल जाए, तो वो पूरे वाक्य को क्या करना है आपको यहाँ पर नोट कर देना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ में आ गया कि इसका उत्तर हम लोग दे दिए। और इसमें हम लोग क्या क्या खोज लिए थे, सिर्फ शिक्षायाम उद्देश्यम मिला, और हमने क्या क्या ऊपर वाले गद्यांश का यहाँ पर उठा करके कर लिया। देखिए यही चीज इसमें भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आप पढ़िए, कहता अन्यासनम लाप्यास्यम व धैर्याण्यम केम विभूति सुक्तम। अब इसमें से कोई एक वर्ड को ढूंढ लीजिए जो कि आपको गद्यांश में मिल रहा है। तो चलिए आप यहाँ पर हम ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये सब वर्ड को देख लिए। अब इसमें से ये देखना कि हमको इसमें से कौन सा वर्ड जो है ऊपर में मिल रहा है, और वो जहाँ से मिलेगा वहाँ से पूरा का पूरा आपको एडिट कर देना। तो आप इसमें अगर ढूंढते हैं तो बालक आपको, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्ड जो है निश्चित रूप से छुपा होगा। हम लोग क्या था यहाँ पर एक बार देख ले रहे हैं, क्या है कि शिक्षा, सॉरी ये ना है, ये वाला वर्ड हम लोग ढूंढ लेते, शायद हमको यहाँ पर ये मिला था, या फिर धनार्जम वाला वर्ड वाला कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए हु बहु ये वर्ड मिल गया, यहाँ पर ये वर्ड क्या हो गया हम लोगों का मिल गया बाल। तो आप वहां पर जो क्वेश्चन था वो वर्ड अगर यहाँ पर दिख जाए तो इसका खोजिए कि आपका इसका शुरू कहाँ से होता है। तो चूंकि इसमें थोड़ा सा फुल स्टॉप वगैरह छूटा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ये छूटा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। शिक्षायाम उद्देश्यम से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक का जो है वर्ड इसको आप यहाँ पर एडिट कर दीजिए, सीधा सीधी बाल आपका 2 नंबर आएगा। तो आप बताइए कि किस आधार से गद्यांश क्या है आपका कमजोर है। तो कहीं ना कहीं आपने इसमें देख लिया और आराम से इसका जो आप आंसर कर सकते हैं। आपने क्या ट्रिक सीखा, बालक हमको क्या करना, चूंकि इसमें एक शब्द में उत्तर देना तो उसमें खोज कर दे दिए, और पूर्ण रूपेण जो आंसर देना है तो उसमें कुछ नहीं है, इसका कोई ना कोई वर्ड खोजिए। अगर इसका एक वर्ड गद्यांश में कहीं मिल गया तो गद्यांश के पूरे वर्ड को यहाँ पर एडिट कर दीजिए, आपका 100% गद्यांश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर आप ये कर दिए तो आप पहले से 2 नंबर लिए थे और इसमें मिल गया आपको 4 नंबर, यानी कुल मिलाकर के आपको मिल गया 6 नंबर। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन वाला क्या है कि अस्य गद्यांश एक समुचितम शीर्षम लिखते हैं, माने इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखिए। तो बार बार इतना इस क्वेश्चन के बनाने के बाद आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि किस चीज को लेकर के महत्व दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा हम लोग बैक जाए इसका शीर्षक ढूंढने के लिए, तो बालक थोड़ा सा आप देखिए कि बार बार किसका जो है इसमें चर्चा हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ भी संस्कृत का बात किया, यहाँ भी संस्कृत का बात किया, और 2 जगह आप कई जगह आप देख रहे हैं कि, और जहां भी हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं संस्कृत को ही लेकर के बात हो रहा है। तो सीधे सीधी हम लोग इसका उत्तर ये भी दे सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा महत्वम, संस्कृत शिक्षा महत्वम। तो ये आपका सबसे बेस्ट इसका क्या हो सकता है, शीर्षक हो सकता है। अगर आप इसको दिमाग लगा करके लिख सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो बालक आप देखो ये इसके लिए हम लोगों को मिल गया 7 नंबर। आप इसी में अगर वो बनाने का मन नहीं है तो नीचे में एक और आसानी से जो है आपको दिया जाता है गद्यांश, और इस गद्यांश को आप चाहे तो स्वयं से आपको लगेगा कि हमसे बन जाएगा। जैसे देखिए कहता कि एक पदेन उत्तर दीजिए, कहता कृषि प्रधाना देशा का आसित। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर है कि देख लीजिए यहाँ ले ना, बिहार प्रदेश कृषि प्रधानम प्रदेशम अस्ति। अब बहुत सारे व्यक्ति को लगता है भारत मार देते, भारत नहीं मारना है, आपको गद्यांश में उसका जो आंसर है उसके अनुसार आंसर मारना, समझे ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आप चूंकि यहाँ पर कह रहा कि एक पद में ही बालक उत्तर देना, तो कहता कृषि प्रधानम प्रदेशम का अस्ति,
तो यहाँ पर एक लाइन में उठा करके इसको रख दीजिए बिहार प्रदेश, यानी इसका आंसर हो गया। बालक 1 नंबर मिल गया। कहता कस्य शोभा अतीव मनोरमा विद्यते, यानी किसकी शोभा जो है काफी मनोरमा है। तो आप देख रहे हैं ना, हिमालय से शोभा अतीव मनोरमा विद्यते, यानी यहाँ से हिमालय को उठाइए और इसका आंसर इसमें दे दीजिए। सीधा सीधे 1 और 1 2 नंबर मिल गया। तो पहला अगर गद्यांश प्रैक्टिस किए होंगे तो बालक कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका दोनों को मिल जाएगा। अब रहा बात कि इसका हम लोग पूर्ण रूपेण उत्तर कैसे देंगे, मतलब कि हम लोग जो है इसका जो पूर्ण रूपेण कहता बिहारे किन प्रसिद्धम स्थानम अस्ति, यानी बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ देखिए आप पढ़िए, यहाँ लिखल होगा अस्मिन प्रदेशे गिरि राजगिरी पावापुरी बोध गया हरि क्षेत्रम च प्रसिद्धम स्थानम संति, यानी यहाँ से उठाइए यहाँ तक कर दीजिए। कितना इजी हो गया, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ को आपको खोजना है और सीधा सीधी वहां डाल। कहता है हिमालय के संति, हिमालय किधर है, तो यहाँ देख लीजिए लिखल होगा कहीं ना कहीं होगा अस्य, मैंने अश्व को हटाइए, इसके बदले में लिखिए हिमालय। हिमालय दक्षिणम दिशम बिहार प्रदेश से बदते, यानी इसका उत्तर यहाँ पर आपका छुपा हुआ है। तो मतलब ये भी हमारा बन गया, ये भी बन गया। और लास्ट में पूछ रहा कि इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका एक शीर्षक आप क्या दे सकते हैं कि कृषि प्रधान प्रदेश बिहार, ये भी लिख सकते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश बिहार, कृषि प्रधान प्रदेश बिहार, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। या फिर इसमें और भी कई चीजें लिख सकते हैं, या अस्माकम बिहारम भी इसका हम लोग शीर्षक लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बालक आप देख रहे हैं कि 2 नंबर आपने यहाँ अर्जित किया और 4 नंबर यहाँ अर्जित किया और 1 नंबर आपने शीर्षक लिख कर अर्जित कर दिया। तो कुल मिलाकर के आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। अब इसी में से आपको इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना था, ये भी याद रखना, इन्हें कि इजी लग रहा है ऊपर का भी बना दिए नीचे का भी बना दिए। तो आपको याद रखना है कि दोनों गद्यांश में से, जैसे मान लिए यहाँ पर हमारा 2 गद्यांश था, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है बालक हमेशा एग्जाम में कि 1 नंबर वाला गद्यांश अगर हार्ड है, पढ़ लीजिए एक बार अपने मन से, तो 1 नंबर वाला छोड़िए। अभी जैसे हमने 1 नंबर वाला थोड़ा हार्ड है, लेकिन 2 नंबर वाला जो गद्यांश है वो इजी है। तो इन दोनों में से कोई एक बनाइए, यानी 7 नंबर का। और इसके बाद फिर से अगर आप नीचे बढ़िएगा तो इसके बाद आपको फिर से दिया रहेगा, जैसे कि ये तो उसका अथवा हो गया, फिर से आपका एक सवाल दिया रहेगा जो 4 नंबर के लिए होगा, सॉरी 6 नंबर के लिए होगा। और इसके लिए आपको 2 नंबर दिया रहेगा बालक, ये इसको ध्यान थोड़ा सा रखना। यानी अथवा में ही आपका ऊपर में बना दिए एक प्रश्न, और अब क्या है 2 नंबर है। आप यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे बहुत सारे जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो क्या कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर है, मतलब अब मतलब हम आपको शुरू में ही बताया कि गद्यांश पूरे 13 नंबर का, और 13 नंबर में से बालक आपको 7 नंबर है किसमें, 7 नंबर है आपको याद रखना है ओ में। किसमें था, 7 नंबर है बालक ओ वाले में, याद रखिएगा 7 नंबर किसमें जी, ओ वाले में था। अब ओ में भी एक अथवा था, तो अथवा यानी दोनों में से किसी एक को बनाना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि दोनों बना देता है, तो दोनों नहीं बनाना। ओ में 2 प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओ में कितना प्रश्न, 2 प्रश्न, उस दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको बनाना है। तो ये हो गया। इसके बाद आप फिर जो है ओ के बाद दूसरा प्रश्न आता है ब, और ब में भी कितना प्रश्न है बालक, 2 प्रश्न है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब में भी कितना प्रश्न है, 2 प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि ये यहाँ पर मात्र 6 नंबर का ही होगा, यानी 2 नंबर सीधा सीधी पूछेगा आपका एक पद में उत्तर देने के लिए, और 4 नंबर पूछेगा सीधे सीधी मतलब उसका संपूर्ण आंसर देने के लिए। इसमें शीर्षक नहीं पूछता, इसीलिए 1 नंबर कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं और नंबर में 7 बनाना था और ब नंबर में भी कितना बनाना, 6 बनाना। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, और दोनों गद्यांश वही रहेगा, मतलब एक वर्ड में उत्तर दीजिए, फिर जो है उसका पूर्ण रूपेण उत्तर दीजिए। तो ऊपर वाले में यानी ओ वाले में 7 नंबर, और फिर नीचे वाले जो ब नंबर है उसमें भी कितना नंबर, 6 नंबर। तो कुल मिलाकर के आपको 13 नंबर गद्यांश में आ जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो पीछे वीडियो को पीछे करके 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको निश्चित रूप से कल एग्जाम में ये सवाल पूछा ही जाएगा। और अगर आप गलती करते हैं तो फिर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिस करके जाइए। अब बालक हम लोग गद्यांश के बाद बढ़ते हैं संस्कृत पत्र लेखन पे। अब देखिए बालक संस्कृत का जो पत्र लेखन है, अब उसमें क्या कहता कि निर्धन छात्र कोष में आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन लिखे।
आपको हमने कोचिंग सेंटर में एक नोट्स दिया है, 2 पेज दिए हैं बालक। आप याद रखिएगा कि दोनों पेज में से हमने जो पत्र लेखन दिया है, जो निबंध दिया है, और जो आपको 2 चीज के क्वेश्चन आंसर दिया है, अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न संस्कृत में उससे बाहर पूछने वाला नहीं है। लेकिन मान लो कि आपने अध्ययन नहीं किया और एकाएक कल एग्जाम में, तो क्या करना? तो देखिए, आपको 8 नंबर का सीधा सीधी बालक पूछता है पत्र लेखन, और इस 8 नंबर के लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो पत्र लिखना है बालक, ये संस्कृत में लिखना है, सबसे बड़ा पेरा ये है, और इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको उसमें भी अगर बिल्कुल नहीं आता है तो चुपचाप क्या कीजिए, मने मन हिंदी में लिखिए। जैसे आप मान लो कि एक निर्धन व्यक्ति है, निर्धन छात्र को उसमें आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना। तो अब आप वहाँ पर लिखते हैं ना कि सीधे सीधी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो उसी को सेवायाम कर दीजिए, उसी में हलंत विसर्ग लगाते रहिए। लिखिए, मन में दिमाग रखिए कि हम लिख रहे हैं हिंदी में। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर हमको प्रधाना, सेवायाम प्रधाना अध्यापका, बस हलंत विसर्ग लगाते जाइए, महोदय ऐसे करके लिखना है। और यहाँ पर सेवा में कर दिए, प्रधानाध्यापक महोदय कर दिए। मतलब करना क्या है कि आप, चूंकि आपको संस्कृत में तो आता नहीं है और हिंदी में लिखने के लिए कहता नहीं है, आपको क्या करना है कि उस कुछ तो नंबर मिल जाए। मान लीजिए कि अगर 2 लेटर लिखना है, दोनों में 4-4 नंबर देना है, यानी 8 नंबर देना है, तो कम से कम आप हलंत विसर्ग लगा करके भी अगर हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं तो कम से कम बच्चे 8 में कम से कम 6 नंबर दे देगा। तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ना नहीं है। आप जैसे मान लीजिए कि हमको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना बिल्कुल नहीं आता है, तो क्या कम से कम आपको पता है कि हिंदी में लिखते हैं ना कि सेवा में, तो इसमें सेवायाम में लिख दीजिए, और इसी में जो है हलंत विसर्ग लगा करके छोड़ दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर प्रधानाध्यापक तो लिख देना प्रधाना अध्यापिका महोदय, बस हो गया। उसी में हलंत विसर्ग लगा रहे हैं, लिख रहे हैं हिंदी में, चूंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपने याद नहीं किया तो कम से कम क्या कीजिए कि हिंदी में ही लिख रहे हैं, उसी में हलंत विसर्ग लगाइए, और पूरा का पूरा जो है कुछ ना हलंत विसर्ग बिंदा ये वो नौतेरा का उपयोग करिए। लगे कि हिंदी है और हिंदी से जुड़ा हुआ लगेगा कि संस्कृत है। कभी कभी होता है ना कि बिहारी लैंग्वेज, तो आप बिहारी संस्कृत की तरह उसको लिख दीजिए, यकीन मानिए आपको नंबर मिल जाएगा। अगर इसको सॉलिड छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप, जो बच्चे तेज हैं, आप जो कोचिंग में रेगुलर पढ़े हैं, उसको तो हमने नोट्स दिया, अगर उसकी आप तैयारी कर लिए होंगे तो उससे बाहर पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं तैयारी किए हैं तो छोड़िए मत, लिखिए हिंदी में, उसी में हलंत विसर्ग लगा करके आपको पत्र लिख देना। तो कहीं ना कहीं दोनों पत्र लिखना है, लिखा हुआ किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो दोनों पत्र को आपको लिखना है। शायद इसके लिए 4 आपको एग्जाम में पत्र दिए रहेंगे, और 4 में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना, 2 जो हार्ड लगे उसको आप लोग को छोड़ देना। तो कहीं ना कहीं 13 नंबर वो हो गया, और 8 नंबर आपका यहाँ हो गया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को कर दीजिए। इसके बाद आपका अनुच्छेद, और अनुच्छेद के लिए ही भी बालक हमने एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है, और आपको क्लास में 40 अनुच्छेद का हमने प्रैक्टिस करवाया, और निश्चित रूप से उसी 40 में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको अगर पाटलिपुत्र नगरम है और आपको अगर लग रहा है कि संस्कृत थोड़ा हार्ड हो गया, तो जैसे हिंदी में तो आपको, आप इसमें बेसी नहीं लिखना, मात्र 7 वाक्य में पुराना, तो 7 वाक्य आप आसानी से पुरा सकते हैं संस्कृत में। जैसे हम मान लो कि पाटलिपुत्र नगरम पर लिख रहे हैं, तो हम लिखे हिंदी में बोलते हैं कि पाटलिपुत्र नगरस वैभव अति सुंदरम अस्ति। मतलब आप हिंदी में मने मन कीजिए, और हिंदी को टूटा फूटा अक्षर में भी संस्कृत में कन्वर्ट कीजिए। अस्य उत्तर दिशायाम गंगा नदी प्रभावितम, जो भी हो 100% सही नहीं है, लेकिन हिंदी को हमने संस्कृत में ट्रांसलेट करने का कोशिश किया। अस महानगरम अति प्राचीन महानगरम अस्ति, ये भी सही होगा, 3 वाक्य हो गया। वर्तमान समय अस्य एकदम विशालम नगरम अस्ति, ये भी लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इधर उधर करके 7 वाक्य संस्कृत में पुरा देना, और इसके लिए 7 नंबर। लेकिन ये वैसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन हमारे जो कोचिंग सेंटर के बच्चे होंगे निश्चित रूप से हम उसको दिए हैं। आपको 40 कहीं ना कहीं क्रैश कोर्स के दौरान जो है इसका हमने प्रैक्टिस करवाया है, और आपको मटेरियल भी अवेलेबल कराया है। उससे बाहर एग्जाम में पूछने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो प्रश्न छोड़ना नहीं है, दिमाग में रखिए कि हिंदी हम बोल रहे हैं उसका संस्कृत में ट्रांसलेट कर दीजिए, और इसके लिए भी आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे 7 नंबर। कितने नंबर? 7 नंबर। तो कुल मिलाकर के अभी तक में आपका 28 नंबर का कंप्लीट जो है एग्जाम
हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अनुवाद आता है 6 नंबर में, और इसके लिए आपको प्रश्न रहते हैं लगभग 12, और 12 में से आपको जब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और शायद एक नीचे भी होगा, यानी कुल मिलाकर के 12 अनुवाद दिए रहते हैं, और इस 12 अनुवाद में आपको बनाना है 6। और आपको पता होगा कि इसके लिए भी हमने आपको एक लिस्ट दिया है, और उस लिस्ट से बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ते थे या पढ़ते भी थे तो समय से पहले छुट्टी मार लिए हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप करिए 94 72 48 24 15 पर। तो हम आपको जो है ना इसका पूरा का पूरा जितना भी हम आपको सजेशन का सोल्यूशन दिए हैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर इसको सेंड कर देंगे। तो आप हमको कमेंट कीजिए, और हम इसका निश्चित रूप से जो भी हम लोग का सजेशन है उसे बाहर पूछने वाला नहीं है। और हम आपको लगभग जो है ना, याद होगा कि इसके 12 है ना, तो 60 प्रैक्टिस करवाएं, 60 अनुवाद आपको जो है ना क्रैश कोर्स के दौरान हम उसका आंसर करवाएं, तो कहीं ना कहीं उसी में से आपको 12 पूछा जाएगा। और संस्कृत की एक बहुत बड़ी एक ही क्वेश्चन को जो है ना कई बार पूछा जाता है। जैसे इसमें से हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे समय भी एग्जाम में पूछा गया, प्रत्येक साल उसी का रिपीट करता है। मतलब बिहार बोर्ड के पास में अनुवाद का जो है ना मुश्किल से 200 से 250 का एक लिस्ट है, और प्रत्येक साल उसी को रिटर्न कर करके ये अनुवाद पूछता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इजी है, अगर आप सजेशन लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपका बन ही जाएगा। और लास्ट में 16 नंबर का बालक पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, जो कि सबसे इजी है। और आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आंसर पूछेगा, कुल मिलाकर के आपको एग्जाम में रहेगा 16 प्रश्न, और इस 16 प्रश्न में मात्र आपको जवाब देना 8 प्रश्न, और प्रत्येक के लिए मिलेंगे 2 नंबर, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 16 नंबर। और ये पूरे संस्कृत का सबसे इजी पार्ट है। इसलिए इजी पार्ट है क्योंकि इसमें सीधा सीधी हिंदी में लिखना होता है। सीधा सीधी क्या करना होता है? हिंदी में लिखना होता है। तो आप आराम से जो है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा कि शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांग ली, तो चूंकि शक्र कौन था? इंद्र भगवान थे, और इंद्र भगवान भेष बदल करके कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगने आए थे महाभारत युद्ध के दौरान। चूंकि अगर कवच कुंडल ले लेता तो आसानी से अर्जुन जो है उसे युद्ध में हरा देता। तो ये आपका आंसर है। तो कहीं ना कहीं इसको शुद्ध हिंदी में लिखना, और एग्जाम में आपको इसका सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है, और आराम से इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। और इसके लिए भी हमने हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवाया है, और लगभग आप मानिए कि तो हम लोग आपको 80 प्रश्नों का डिस्कशन कराएं क्रैश कोर्स में। तो हमारा जो सजेशन दिया गया उसको देख लीजिए, उसी से सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे। और कहीं ना कहीं 16 क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों, उसमें से 8 जवाब देना। तो अगर बाय एक आध % इधर उधर भी होता है तो 100% आप उसका आंसर कर सकते हैं। और एक आध गो को आंसर नहीं भी जानते होंगे तो हिंदी में बना बना कर इसको लिख दीजिए, प्रश्न छोड़ने का बिल्कुल जरूरत मत कीजिए। तो इस तरह से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कल का जो आपका एग्जाम है वो निश्चित रूप से बेहतर ही जाएगा। आप फिर हम लोग सोशल साइंस का जो है इसके जस्ट बाद हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि नेक्स्ट 20 फरवरी को एग्जाम है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कशन किए पार्ट वाइज पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं 400 ऑब्जेक्टिव है, तो 8 वीडियो हमने बनाया है। 8 वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं नहीं छूटेगा। और थ्योरी के लिए भी सजेशन दिए, उसी से आप लोग को आएगा। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका संस्कृत का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। जय हिंद।